हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएससी 001 के यूनिट 3 ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं उद्देश्य एवं निर्धारक। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो बोलते थे कि मैम हिंदी में भी पीडीएफ दीजिए, तो आज से हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपकी ये पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो। ये वीडियो भी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोस की फ्री पीडीएफ अवेलेबल होगी। साथ ही आपको सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलो हम यूनिट स्टार्ट करते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। हम इसमें देखेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एम्स टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड प्रमोट ट्रेड एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये कह रहे हैं कि जब भी हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपनी कंट्री को जो भी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, जो भी बाहरी खतरे हैं, उनसे बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही हम ट्रेड को प्रमोट करें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या करें, अपनी ओर अट्रैक्ट करें। ठीक है, दूसरी चीज जब हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है एम्स टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, कि जो साउथ एशिया है जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी रहे, यानी कि स्थिरता रहे, पीस रहे और शांति रहे। क्योंकि हमने देखा है ना, जब भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हम बात करते हैं बनाने की, या फिर जब भी हम दूसरे देशों के साथ अपने रिश्तों के बारे में बात करते हैं, तो हम हमेशा दो चीज़ों को सबसे ऊपर रखते हैं। यूनिट 1 में भी हमने पढ़ा था, कौन सी थी वो? पहली थी पीस, दूसरी थी कॉपरेशन। हम चाहते हैं कि हर तरफ शांति रहे, पीस रहे और क्या रहे, कॉपरेशन। सब भाईचारे से एक साथ मिलजुल के सारी चीजों को क्या करें, सॉर्ट करें। ठीक है, अगला है इंक्रीज इंडियाज रोल एंड इन्फ्लुएंस इन इंटरनेशनल अफेयर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद ग्लोबल पावर। देखो, हम चाहते हैं कि जो ग्लोबल पावर्स हैं, है ना, रशिया है, अमेरिका है और जो भी बाकी पावर्स अब एमर्ज हो रही है, उन सबके साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहें, क्योंकि हम भी एक एमर्जिंग पावर हैं, राइट। हमारे उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहें। इसके अलावा जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं वहाँ पे हमारा एक बहुत अच्छी हम पोजीशन होल्ड करें। ठीक है, ताकि हमारी बातों को भी महत्व दिया जाए। अगला है इंश्योर अफोर्डेबल एक्सेस टू एनर्जी रिसोर्सेज एंड एंगेज एक्टिवली इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन। फॉरेन पॉलिसी बनाते टाइम हम ये ध्यान रखते हैं कि यूएन के जितने भी इंटरनेशनल, मतलब यूएन जैसी जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उन सब में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अपनी प्रेजेंस शो करें। इसके अलावा एनर्जी रिसोर्स का भी हमारे पास बहुत ही इजीली क्या हो, अफोर्डेबल एक्सेस हो। ठीक है, अगला है ऑल्सो प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट इंडियन सिटीजन अब्रॉड। फॉरेन पॉलिसी बनाते टाइम हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं जो अब्रॉड में रहते हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सके, सपोर्ट कर सके। क्योंकि देखो, बहुत सारे भारतीय हैं जो अलग अलग जगह रहते हैं, तो हमें फॉरेन पॉलिसी बनाते टाइम इस चीज़ को ध्यान में रख के बनानी होती है कि कितने परसेंट हिंदू वहाँ पे रहते हैं, या फिर जो मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन है, मतलब जो भी हम इंडियंस हैं, ठीक है, इंडिया से जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं उनको ध्यान में रख के हम फॉरेन पॉलिसी बनानी होती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई एक गलत चीज़ की वजह से उन लोगों के साथ कुछ हो। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इंडियन पॉलिसी बनाते टाइम, फॉरेन पॉलिसी तैयार करते टाइम? पहला ट्रेड, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा कंट्री को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना, शांति और स्थिरता बनाए रखना, साउथ एशिया के अंदर ग्लोबल पावर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाना और यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, साथ ही हमारे जो सिटीजन हैं उनको प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना। ठीक है, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए वो यहाँ से रीड कर सकते हैं। अगला है प्रिंसिपल्स। क्या क्या प्रिंसिपल्स है जिनके ऊपर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बेस्ड होती है, राइट। क्या चीज़ें हमें ध्यान में रख के फॉरेन पॉलिसी बनानी होती है? फर्स्ट है इंडिया हैज ऑलवेज डिजायर्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल कंट्रीज, स्पेशली द मेजर कंट्रीज एज वेल एज कंट्रीज इन इट्स नेबरहुड। ये कह रहे हैं कि जब भी हमारी फॉरेन पॉलिसी बनती है तो उसमें ना हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं पूरी दुनिया के साथ अच्छे रहें, स्पेशली जो हमारे पड़ोसी देश है, जो हमारी नेबर कंट्रीज हैं, प्लस जो मेजर कंट्रीज हैं, जो बड़े बड़े देश है ना, इन सबके साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहें। हम खुश रहेंगे, वो खुश रहेंगे, वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। ठीक है, अगला है
इंडिया रिस्पेक्ट्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशन। भारत कभी भी किसी भी देश में जाके इंटरफेरेंस नहीं करता है, ना ही पसंद करता है कि कोई भारत के अंदर इंटरफेरेंस करे। ठीक है, अगला है पंचशील, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हम चाहते हैं कि जितनी रिस्पेक्ट हम सामने वाली कंट्री को दे रहे हैं वो भी हमें दे। दूसरा नॉन एग्रेशन, कि वॉर को अवॉइड किया जाए, राइट, वॉर शुड बी अवॉइडेड। अगला है नॉन इंटरफेरेंस। अगेन हम नहीं चाहते कोई इंटरफेयर करे हमारे आंतरिक मामलों में, ना ही हम किसी के में करते हैं। अगला है इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट दोनों साइड से होना चाहिए, और म्यूचुअल बेनिफिट। तो ये है पंचशील, यानी कि 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जो कि आपको हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर दिखते हैं। अगला है प्रमोट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। अच्छा, हम ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आगे जाके आप ऐसी फील्ड चूज करते हो जहाँ पे आप हिस्सा बनते हो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग का। तो वहां पे आप अगर हिस्सा बनोगे तो ये चीजें आपके दिमाग में भी रहेंगी कि अच्छा हमारे ये प्रिंसिपल्स हैं, अच्छा वॉर से दूर रहना है, रिश्ते अच्छे बनाने हैं, पीस कॉपरेशन को ध्यान में रखना है, हार्मनी को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम इसीलिए ये चीजें पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो फॉरेन पॉलिसी बनाने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो 4th पॉइंट क्या कहता है कि हम प्रमोट करते हैं डेमोक्रेसी को और ह्यूमन राइट्स को। 5th पॉइंट ये कहता है कि दैट इंडिया सपोर्ट्स ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो 17 अभी तक अचीव किए जा चुके हैं, टोटल कितने वो आप कमेंट में बताना। ठीक है, तो हम सपोर्ट करते हैं ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेके। अगला है इंडिया वांट्स टू प्रमोट हार्मनी एंड कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज दैट हैव डिफरेंट आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि इंडिया ने एक तरीके से जिम्मा लिया हुआ है कि पूरे दुनिया में, है ना, जितने भी देश हैं जिनके भी बीच में अलग अलग आइडियोलॉजी जो फॉलो करते हैं, जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि उन सबको ख़त्म करके हम आपस में जो ब्रदरहुड है, फ्रेटर्निटी है, पीस है, हार्मनी है, उसको मेंटेन करें। ठीक है, इन शॉर्ट, through foreign policy, India wants to be seen as peace-loving, mature, law-abiding and trustworthy country। कुल मिला के ये सभी प्रिंसिपल्स थे, पीस, कॉपरेशन और द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पंचशील, ये सारी चीज़ें आपको हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाते टाइम ध्यान में रखनी होती है। इन प्रिंसिपल्स के बेस पे ही वो बनती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगला है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देर आर सेवरल फैक्टर्स दैट हैव इन्फ्लुएंस द शेपिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। पहला है, देखो ये वो चीज़ें हैं जो फॉरेन पॉलिसी को ना इन्फ्लुएंस करती हैं, है ना, यानी कि उसके ऊपर प्रभाव डालती हैं। पहला है ज्योग्राफी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है हिस्ट्री और ट्रेडिशन। तीसरा है इकोनॉमिक कंडीशन, और फोर्थ है डोमेस्टिक मिलियो। चलो इसको जल्दी से करते हैं। पहला है ज्योग्राफी। India's geographical size and location have played a vital role in shaping its foreign policy. India is very big in size. It is the 7th largest country in the world with nearly 3 million square kilometers of territory। देखो, इंडिया की जो हम ज्योग्राफी की बात करते हैं ना, तो हमारी लोकेशन, हमारा जो इंडिया का साइज है, बहुत ही वाइटल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेन पॉलिसी बनाते टाइम, क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ा है साइज में, राइट। इंडिया एक 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और पॉपुलेशन के अंदर तो हम नंबर 1 पे हैं, राइट। इसके अलावा हमारी जो टेरिटरी है वो आपके नियरली 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स की है। तो अब आप देख सकते हो ये चीज़ें कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं जब फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। ठीक है, ऑन इट्स नॉर्थ इट्स बाउंड्रीज आर एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड फेमस हिमालयन माउंटेन रेंज। इट हैज़ 15,000 किलोमीटर लॉन्ग लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान इन द वेस्ट। देखो 15,000 किलोमीटर की जो हमारी लैंड बाउंड्रीज हैं वो वेस्ट में किससे लगती हैं? पाकिस्तान से। नॉर्थ में भूटान, चाइना, नेपाल से, और ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार से। ठीक है, इसके अलावा इंडिया है 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन टच बाय वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन ऑन 3 साइड्स ऑफ इट्स टेरिटरी। 3 तरफ से हमें जो इंडियन ओशन है उसने घेरा हुआ है। मोस्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज रूटेड थ्रू द इंडियन ओशन। और जितना भी हमारा ट्रेड होता है वो मोस्टली यहीं से होता है। कहाँ से? सी रूट के जरिए, है ना, ओशन के जरिए। ठीक है, द लोकेशन ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो नोटेबल। हमारी लोकेशन भी बहुत खास है। क्यों है? बिलोंगिंग टू साउथ एशिया, क्योंकि हम साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं, और
India lies in the heart of the biggest continent Asia, although India was victim of Chinese and Pakistani military attack. देखो हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, एशिया जो कि बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है, हम उसके हार्ट में रहते हैं, दिल में रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी चाइनीज और पाकिस्तानी मिलिट्री अटैक से हम विक्टिम रह चुके हैं ना, इनके जो अटैक्स है काफ़ी हुए हैं हमारे ऊपर, हालांकि हमने भी जवाब दिया है। अगला है इंडिया कीप्स क्लोज रिलेशंस विद रीजनल पावर सच एज, हमारे जो रिश्ते हैं वो रीजनल पावर के साथ अच्छे हैं। ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, वियतनाम और इसराइल। इसराइल मैंने लास्ट में इसलिए बोला है क्योंकि पहले हम जो हमारे रिश्ते थे इसराइल के साथ हमने नहीं बेहतर बनाए थे, बनाने चाहिए थे, लेकिन अब बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी है कि हमारी जो लोकेशन है कि हम काफ़ी बड़ा देश है, ठीक है, हम साउथ एशिया में रहते हैं, 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, ये सारी चीज़ें फॉरेन पॉलिसी बनाते टाइम ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि जब हम फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं भाई, अपने देश के लिए बना रहे हैं ना, तो देश की ज्योग्राफी, वहाँ के लोग, इन सारी चीज़ों को तो ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला है हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। ये कह सकते हैं कि इस पूरी यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम यूनिट 1 में भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी बनाते टाइम जो चीज़ें आपको उसमें झलकती हैं, दिखती हैं, है ना, वो है हमारे हिस्ट्री और ट्रेडिशंस, है ना। आपने देखा है ना, बाहर कई हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो कैमरा का जो फोकस होता है वो उस पर होता है कि जैसे करंटली मान लो कि मोदी जी के सामने दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़े हैं, उनके पैर छू के नमस्ते किया है ना, या फिर जय किया है, जो भी किया है, ऐसे सब, है ना। तो ये क्या है, ये हमारे हिस्ट्री और ट्रेडिशन है जो कि आज के टाइम पे ना पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेजरली जो देश हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्रोवाइड्स अ मिरर टू इट्स हिस्टोरिकल हेरिटेज। India never supported imperialism and never starts any campaign outside the country for territorial expansion. देखो जब हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं ना तो हमारे उसमें हिस्टोरिकल हेरिटेज दिखता है, हमारे ट्रेडिशन दिखते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हम कभी इम्पीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद को सपोर्ट नहीं करते। इंडिया कभी नहीं कहता बाहर जाके, कोई कैंपेन नहीं चलाता कि भाई हमारी ज़मीन पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, चाइना ने कब्जा कर लिया, हमें हमारी ज़मीन दिलाओ, नहीं। ना ही इंडिया क्या करता है, मान लो हमारी चाइना के साथ लड़ाई हुई, हम जीत गए, तो वो ज़मीन जो चाइना की थी वो भी हमने अपने हिस्से में ले ली, नहीं। इंडिया कभी भी इम्पेरियलिज्म को सपोर्ट नहीं करता, हम ऐसे नहीं करते। यहाँ तक कि हमारे जो पहले अशोका रह चुके हैं और भी बहुत सारे जो राजा रह चुके हैं, राजा महाराजा, वो सब क्या करते थे, लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे और अपनी मर्जी से जीती हुई ज़मीन भी छोड़कर आ जाया करते थे, क्योंकि हम इम्पेरियलिज्म को सपोर्ट नहीं करते, ना पहले किया, ना अब करते, ना शायद आगे करें, ठीक है। अगला है द ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। The whole world is a family have come down to the people of India from the ancient scriptures and spiritual works of great men like Swami Vivekanand जी। देखो ये कह रहे हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो हमें क्या सिखाती हैं, वो हमें सिखाते हैं वासुदेव कुटुंबकम। G20 के टाइम सुना होगा ना सबने ये। तो देखो वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, पूरा विश्व एक परिवार है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ से दिख रही है, ये हमारी हिस्ट्री से, हमारी ट्रेडिशन, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, मॉरल्स यहाँ से आती हैं, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर में हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही जो हमारे स्पिरिचुअल वर्क्स थे, जो भी ग्रेट मैन रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं और भी बहुत सब रहे हैं, ठीक है, उनके टेक्स्ट में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, बुद्धिज्म में देखने को मिलती है ना। अगला है द वैल्यूज दैट हैव हेल्प इन शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आर टॉलरेंस, नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। एग्जाम में एक काम कर सकते हो, जब ये क्वेश्चन आए तो ना एक बहुत सुंदर सा फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो, है ना। उस फ्लो चार्ट में आप लिख सकते हो या छोटा सा डायग्राम बना सकते हो, उसमें आप हिस्ट्री, ट्रेडिशन या प्रिंसिपल्स में लिख सकते हो कि इंडिया सपोर्ट करता है किसको, टॉलरेंस को। हमारी वैल्यूज में क्या है, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, है ना। साथ में हमारी वैल्यूज क्या दिखाती हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें फ्लो चार्ट में बना के आ सकते हो, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री ट्रेडिशन में यही था कि हम इन सबको सपोर्ट करते हैं, हम लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, इक्वालिटी को, समानता को, डेमोक्रेसी को, टॉलरेंस को, पीस को, कॉपरेशन को, इन सबको, ठीक है। तो ये था हिस्ट्री ट्रेडिशन जो फॉरेन पॉलिसी बनाते टाइम हमारे दिमाग में हमें रखना पड़ता है। चलो अगला है इकोनॉमिक कंडीशन। India is a storehouse of vast natural resources with great potential for achieving economic heights in development.
It rivers are capable of generating power and providing enough water for drinking and irrigation. ये कह रहे हैं कि भारत एक स्टोर हाउस है, यानी कि हम एक भंडार हैं किसका, काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज का, काफ़ी पोटेंशियल है हमारे पास कि हम जो इकोनॉमिक हाइट्स हैं उनको हम छू सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। साथ ही कह रहे हैं कि हमारी जो नदियां हैं, है ना, हमारी जो रिवर्स है वो इतनी केपेबल हैं, वो इतनी क्षमता रखती हैं कि वो पावर भी जनरेट कर सकती हैं, वो हमें ड्रिंकिंग के लिए भी वाटर दे सकती हैं और इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए भी पानी दे सकती हैं। क्या देती हैं, ठीक है। अगला कह रहे हैं huge deposit of bauxite, coal, copper, manganese and other minerals are India's asset. It has the skilled and educated workforce of its own. देखो कह रहे हैं हमारे पास विशाल भंडार है, किसका, बॉक्साइट का, कोयल का, कॉपर का, मैग्नीज का, जितने भी मिनरल्स होते हैं उन सब का। हमारे पास स्किल्ड लेबर है, एजुकेटेड वर्कफोर्स है, ये सब है। इसके अलावा ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब जो आएगा, प्रोग्रेस इज मेड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, लिटरेसी, साइंस एंड टेक। देखो साइंस एंड टेक यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, लिटरेसी, हर क्षेत्र में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बट the bulk of its growing population finds it difficult to cater to basic necessity like food, shelter and clothing. हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, नदियाँ भी कैपेबल है, ह्यूज डिपॉजिट भी है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी वजह से बहुत बड़ा एक सेक्शन है हमारे यहाँ, हमारे समाज में, जो कि पॉवर्टी में जी रहा है, जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ तक उनकी फुलफिल नहीं हुई हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। और अब तो वैसे भी नंबर 1 पे आ गए हैं, इसके ऊपर तो क्या ही जाएंगे, ठीक है। अगला है वास्ट पोर्शन ऑफ इंडिया ट्रेड इवॉल्विंग एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, टी एंड इम्पोर्ट ऑफ हेवी मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन विद द यूएस एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट किस चीज़ का करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे कॉटन हो गई, टी हो गई, है ना, और इम्पोर्ट किसका करते हैं हम, भारी भरकम चीज़ों का, हेवी मशीनरीज का, टेक्नोलॉजी का, किसके साथ, यूएस और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ, ठीक है। अगला है ऑल्सो हेवी डिपेंडेंस ऑन ऑयल। ऑयल के लिए हमें हेवीली डिपेंड होना पड़ता है, किसके ऊपर, ऑयल रिच अरब कंट्रीज के ऊपर, राइट। हेवी डिपेंडेंस ऑन ऑयल फॉर इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक नीड्स हैज ब्रॉट अ स्पेशल फोकस ऑन रिलेशन विद ऑयल रिच अरब कंट्रीज एंड वेस्ट एशिया। तो जब हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो हमें ना ध्यान में रखना पड़ता है, अच्छा हमें ऑयल की ज़रूरत है तो अच्छे रिश्ते किसके साथ बनाने हैं, अरब कंट्रीज के साथ। अच्छा वेपन्स चाहिए तो यूएस ठीक है, रशिया ठीक है, सपोर्ट चाहिए तो रशिया ठीक है, इजराइल ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के फॉरेन पॉलिसी बनानी होती है, ठीक है। चलो आखिरी है डोमेस्टिक मिलियो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हो, आपने 6th क्लास पे पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है वो आपको इसी के ऊपर दिखेगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता, यानी कि भारत में आपको कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी दिख जाएगी, उसके बाद भी यूनिटी है, एकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉरेन पॉलिसी के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो इंडिया के अंदर ना सारे लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिज्म, पारसी, बुद्धिज्म नहीं जो बुद्धिस्ट होते हैं, राइट, सब रहते हैं। तो मान लो हम किसी ऐसे देश के साथ कोई फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, किसी देश के लिए, उसके साथ रिलेशन बना रहे हैं जो कि कंप्लीट मुस्लिम देश है, तो हमें उसके साथ भी ना काफ़ी सोच समझ के बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में भी मुस्लिम्स रहते हैं, है ना। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ पे। अगला है इंडिया अडॉप्टेड ऑल काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटीज़, क्योंकि हम, आपको पता ही है, हमने हर तरीके की डाइवर्सिटी को अडॉप्ट किया हुआ है, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो कल्चरल हो। अगर आप उत्तर प्रदेश गए हो या फिर आप वहाँ रहते हो तो आपने देखा होगा हर कुछ घंटे की दूरी पे नया कल्चर मिल जाएगा, है ना, नई बोली मिल जाएगी, है ना, नया खाने का तरीका, बोलने का तरीका, रहने का तरीका, ये सब मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। ऑल्सो इंडिया आफ्टर वन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश विद नॉन वायलेंट स्ट्रगल चूज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखो जब हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी अपनी आज़ादी के लिए, उसके बाद हमने किसको चुना, हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम को चुना। इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन अ पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड है, पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। अगला है डोमेस्टिक मिलियो रेफर्स टू द इंटरनल फैक्टर्स विद इन इंडिया दैट इन्फ्लुएंस इट्स फॉरेन पॉलिसी।
ये कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक मिलियो होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी इंटरनल फैक्टर्स होते हैं हमारे देश के अंदर, जो काफी अफेक्ट डालते हैं किसके ऊपर? फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर, ठीक है। वो क्या है? पहला, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये सोच लो, ये पूरी यूनिट एक तरफ है और ये एक पॉइंट एक तरफ है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है द प्रेजेंट गवर्नमेंट्स आइडियोलॉजी, पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फॉरेन पॉलिसी बन रही है ना, उस टाइम पे जो सरकार है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्योंकि मान लो अभी बीजेपी है, तो बीजेपी प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट है, तो बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या क्या पॉलिसीज बीजेपी बनाना पसंद करती है, बीजेपी की प्रायोरिटीज क्या है ना। तो ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में जो करंट गवर्नमेंट है उसका सबसे मेजर रोल होता है ना। तो दूसरा है इकोनॉमिक कंडीशन, कि स्टेट की इकोनॉमी कैसी है, हम फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, है ना। हमारी इकोनॉमी कुछ है, लायक है कि सामने वाला करेगा हमारी पॉलिसी को मंजूर, वो ध्यान में रखना है। ट्रेड को ध्यान में रखना है। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी देश के साथ रिश्ते बनाने जा रहे हैं और उसका जो दुश्मन देश है वो हमारा दोस्त है, तो वो हमारे साथ क्यों अच्छे रिश्ते बनाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट, इकोनॉमिक गोल्स, ये सारी चीजें। अगला है पब्लिक ओपिनियन, द व्यूज ऑफ इंडियन सिटीजन ऑन इंटरनेशनल इशू। हमारे जो सिटीजन है, हम जो सिटीजन है, हमारे जो व्यूज हैं इंटरनेशनल इशू को लेके, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और आखिरी है कल्चरल फैक्टर्स, यानी कि इंडियाज कल्चरल वैल्यूज एंड हिस्टोरिकल टाइज विद अदर कंट्रीज। हमारे जो कल्चरल टाइज हैं, फैक्टर्स हैं, वो कैसे हैं दूसरे देशों के साथ। जैसे मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ हमारे हिस्टोरिकली कुछ अच्छे रिश्ते नहीं रहे, चाइना के साथ नहीं रहे, है ना, बांग्लादेश के साथ भी कुछ इतने खास तो है नहीं। तो इनके साथ अगर हम कोई पॉलिसी हाल तो बनाएंगे नहीं, क्यों बनाए, और बना भी रहे हैं तो हमें उसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो लास्ट है दीज इंटरनल एस्पेक्ट शेप हाउ इंडिया इंटरेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि हम दूसरे देशों से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे बात करेंगे, सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर होती है आपकी यूनिट खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने पूरी देखी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी स्टडीओटिक। और हिंदी वाले बच्चे जरा कमेंट में लिख देना, ठीक है, थम्स अप दे देना और वीडियो को शेयर कर देना।